Good evening. Yes, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, Manas. We will start soon. सो पिछले क्लास में हमने डिटर्मिनेंट्स में किया था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स. आज की क्लास में हम लोग उसके आगे करेंगे सम मल्टीप्लिकेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, और अगर कुछ टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट्स भी हम लोग देख सकते हैं आज अगर टाइम मिल रहा होगा तो. Anyone having any doubt from anywhere, they can ask first. हाँ स्वांग, तुम्हारा एक डाउट तुमने भेजा था वो मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ. तो देयर वाज अ डाउट फ्रॉम स्वांग, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ पहले. So there was a question like this: check whether the function f of x is equal to x sin x plus tan x upon x plus pi upon pi minus half, where this bracket denotes greatest integer function. Okay. Is even or odd? ये फंक्शन इवन है या ऑड है ये बताना है, या कुछ भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है. तो हम f ऑफ माइनस एक्स को लेते हैं अगर. अच्छा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके अगर लिख लें इस फंक्शन को, तो थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं इस फंक्शन को कि दिस इज एक्चुअली x sin x plus tan x upon x by pi plus pi by pi will be 1, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1/2. तो मैंने क्या किया, पाई को एलसीएम में दोनों को अलग अलग कर दिया. तो ये हो गया. अब इसके बाद ये डिसाइड करना है कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है. तो मैं क्या करता हूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स लेता हूँ और एक्स की जगह माइनस एक्स रखता हूँ. दिस विल बी माइनस एक्स, दिस विल बी साइन ऑफ माइनस एक्स, दिस विल बी टैन ऑफ माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस 1 माइनस हाफ. सो नेक्स्ट स्टेप, दिस विल बी इक्वल टू, अब माइनस जो है वो बाहर निकल आता है, साइन के भी बाहर आ जाता है और वो टैन के भी बाहर आ जाता है.
तो कॉमन आ जाएगा माइनस, और ये वाला जो माइनस एक्स के साथ है इसके साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो ऊपर वाले का तो कोई टेंशन नहीं है, वो जो हो गया एक्स साइन एक्स प्लस tan एक्स हो गया। राइट, और नीचे वाला जो है माइनस एक्स बाई पाई प्लस वन है। तो एक काम और कर सकते हो, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर करते हैं ना, तो कोई भी एक्स प्लस एन एनी इंटीजर अगर होता है तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस एन, इफ एन इज एन इंटीजर, वो सीधा सीधा बाहर आ जाता है। इफ एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये रूल हमें पता होना चाहिए, एक्स प्लस एन का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो एक्चुअली एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस एन हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस वन को अपने अंदर लिया हुआ है, इसको चाहे तो हम लोग प्लस वन को बाहर भी कर सकते हैं बिकॉज इट इज एन इंटीजर, और ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड दिस कैन चेंज इनटू एक्स साइन एक्स प्लस tan एक्स अपॉन एक्स बाई पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस वन माइनस हाफ विल बी प्लस हाफ। तो ये हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे भी ऐसे ही लिख लेते हैं, दिस विल बिकम प्लस हाफ। तो अब नीचे में जो माइनस एक्स बाई पाई है इसका क्या करना है, तो ये है माइनस एक्स बाई पाई जो है, अगर ये इंटीजर होता है, इफ माइनस एक्स बाई पाई इज एन इंटीजर, ठीक है, केस वन लेते हैं कि माइनस एक्स बाई पाई इज सम इंटीजर, राइट। तो उस केस में क्या होगा कि माइनस एक्स बाई पाई का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा दैट विल बी जीरो। तो ये जो फंक्शन है एफ ऑफ माइनस एक्स जो हम लेके चल रहे हैं, ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर भी मैंने लिख दिया था, इसको पहले कंप्लीट कर देता हूँ। ये यहाँ पे लिखा हुआ था माइनस एक्स बाई पाई प्लस हाफ, ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो हमारे पास हो रहा है, इंटीजर का, ओ सॉरी सॉरी, जीरो तो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना, सॉरी सॉरी, एक मिनट, माइनस एक्स बाई पाई का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा दैट विल बी एन इंटीजर। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई पाई, अगर इंटीजर है तो माइनस एक्स बाई पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एक्चुअली इंटीजर, एंड दैट विल बी सेम एज माइनस एक्स बाई पाई। मतलब हमने एक्स को क्या लिया यहाँ पे, पाई का मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, इंटीजर इंटू पाई। So minus x by pi is equal to integer means minus x by pi का greatest integer is equal to minus x by pi, where x is equal to integer into pi. Now f of minus x जो होगा वो हो जाएगा x sin x plus tan x upon minus x by pi plus half. Now the important part here is कि हमने x को क्या लिया, integer into pi, integer multiple of pi। ये जो है इसको काफी ध्यान से देखना, अभी पहला केस लिया है तो x को हमने इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई लिया है, तो उस केस में साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई भी जीरो होता है, tan ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई भी जीरो होता है। तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ओरिजिनल फंक्शन भी जीरो है। तो f ऑफ माइनस एक्स विल बी f ऑफ x ऑटोमेटिकली। तो f ऑफ माइनस एक्स जो है इस केस में ऑटोमेटिकली f ऑफ x हो जाएगा, जबकि x को हमने क्या लिया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। अब दूसरा केस देखते हैं, पहले यहां तक नोट कर लो।
एवरीवन नोट दिस डाउन टिल हियर। तो ये पहला केस है जब x जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है। अब दूसरा केस लेते हैं जब x इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं है। यहां पे तुम ये भी लिख सकते हो कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 तो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, तो ये तो हम कुछ भी ले सकते हैं। अब केस 2 अगर लेते हैं तो x इज नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ऐसा नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि जो माइनस एक्स बाई पाई है दैट विल नॉट बी एन इंटीजर। तो माइनस एक्स बाई पाई अगर इंटीजर नहीं है तो माइनस एक्स बाई पाई को हम लिख सकते हैं जैसे माइनस एक्स अपॉन पाई, ये हो जाता है जैसे माइनस 2.7 है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम कुछ लिख नहीं सकते, उसको ऐसे ही रहने देंगे। राइट, तो ये हो गया माइनस एक्स बाई पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर एज इट इज। हाँ, एक काम हम ये कर सकते हैं कि जैसे माइनस 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो उसको हम ले सकते हैं माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.7 माइनस 1। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज ये जो होगा ये -3 होगा और ये वाला जो होगा -2 -1 ये भी -3 हो जाएगा। तो माइनस एक्स बाई पाई का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है दैट विल बी इक्वल टू माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाई पाई -1, ऐसा ले सकते हैं। स्वयं जरूरी नहीं है कि माइनस एक्स बाई पाई निगेटिव हो, वो पॉजिटिव भी होगा तब भी यही एप्लीकेबल होगा। पॉजिटिव भी होगा ना, मैंने तो निगेटिव दिखाया है, पॉजिटिव एग्जांपल भी देख सकते हो, उसके लिए भी यही होगा। So what will happen? तो पॉजिटिव के लिए भी मैं दिखा देता हूँ, सब लोग फॉलो कर रहे हो ना? पॉजिटिव के लिए भी मैं दिखा देता हूँ। मान लो कि माइनस एक्स बाई पाई कोई पॉजिटिव नंबर है, सपोज कर लो 3.2 है, तो उसको हम क्या ले सकते हैं, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.2 -1। अगर ऐसा लेते हैं तो ये आएगा 3 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ -4 -1 दैट विल ऑल्सो बी 3। तो पॉजिटिव भी अगर माइनस एक्स बाई पाई है तो ये आइडेंटिटी ट्रू है। मतलब आइडेंटिटी क्या है, माइनस एक्स का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो होता है एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 इफ एक्स इज नॉट एन इंटीजर, अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो। Is this clear to everyone till here? Yes, sir. ओके, तो अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये तो ओरिजिनल फंक्शन था। तो f ऑफ -x क्या हो जाएगा इसके बाद,
ये वाला जो है यहाँ से देखते हैं, तो ये हो जाएगा x sin x प्लस tan x अपॉन माइनस ऑफ x बाई पाई को हम क्या लिख रहे हैं, माइनस x बाई पाई, और -1 कर रहे हैं तो -1 प्लस हाफ माइनस हाफ हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो दिस विल बिकम, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन आ गया, तो x और ये हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये हो गया, माइनस कॉमन ले लिया नीचे से, माइनस x साइन x प्लस tan x अपॉन x बाई पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस हाफ। और अब हम क्या कर रहे हैं कि माइनस, और ये जो बचा ये कुछ और नहीं है, बट दिस इज व्हाट एफ एक्स वॉज एक्चुअली, दिस इज माइनस एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन कैसा, ऑड फंक्शन है, क्योंकि ये वाले केस में तो ऑड और इवन दोनों हो सकता था क्योंकि जीरो था। दिस विल बी योर आंसर। हाँ हेलो स्वर्ण। तो वो माइनस एक्स बाई पाई को माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स बाई पाई माइनस 1 को हम नेगेटिव के साथ दे रहे हैं, तो माइनस बाहर और एक्स बाई पाई ही आएगा -1। पर अगर पॉजिटिव हुआ तो माइनस ऑफ माइनस लगा रहे हैं यहाँ पे, सेम तो नहीं थी। इज दिस क्लियर? क्या बोल रहे हो स्वयं, तुम्हारा डाउट मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैंने दोनों एग्जांपल दिखा दिया ना तुम्हें मैंने ये वाला एग्जांपल भी दिखा दिया, जब x बाई पाई जो होगा माइनस एक्स बाई पाई वो एक पॉजिटिव नंबर होगा, उस केस में भी तुम्हारे पास जो है वही आइडेंटिटी हो रही है, और अगर तुम्हारे पास कोई निगेटिव नंबर है तो उस केस में भी वही आइडेंटिटी। दिस इज द आइडेंटिटी, माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज एक्चुअली x का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 इफ x इज नॉट एन इंटीजर। मतलब नेगेटिव जब अच्छा माइनस, हाँ यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ पे सॉरी माइनस लगेगा, यही बोल रहे हो क्या? अंदर में भी जब पॉजिटिव है तो यहाँ पर माइनस है उधर, यहाँ पे माइनस मैंने मिस कर दिया था, वैसे मैंने आगे यूज किया है। सर हेलो। हाँ हेलो बोलो। जब x 3.2 है ना, मतलब हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस, अगर x को 3.2 3.2 को तुम क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ 3.2 लिख सकते हो ना, और उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, अगर इसको x मान रहे हो तो ये माइनस एक्स हो गया, और उसके बाद माइनस बाहर निकाल के x लिख दे रहे हो, माइनस एक्स लिख दे रहे हो, और -1 कर दे रहे हो। Is this clear to everyone? Yes. I hope it is clear to everyone. स्वान, अब तुम्हारा एक और डाउट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? सर हाँ मनास। सर यहाँ पे f माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स जो आपने ग्रीन पेन से लिखा है, तो हाँ। वहाँ पे साइन एक्स प्लस टैन एक्स इज इक्वल्स टू 0 कैसे हुआ? क्योंकि हमने ये वाला जो केस लिया था ना, फर्स्ट केस, इसमें x को इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई लिया था, तो साइन ऑफ n पाई दैट इज ऑलवेज 0, tan ऑफ n पाई दैट इज ऑलवेज 0। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था ना, ग्राफ्स में। यस सर। सबको समझ में आया थोड़ा बहुत? क्योंकि ये डाउट तो श्रेयांक का था, लेकिन मैं इसको डिस्कस इसलिए कर दिया यहाँ पे क्योंकि हेलो सबको सर। सर हाँ। सर तो फिर आपने जो ब्लू पेन से यहाँ पे ऊपर लिखा है -2 into 7, वो उसकी -2 वैल्यू कहाँ से आई? ये इसकी वैल्यू तो ये माइनस बाहर का माइनस है,
और 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 2. Is it okay? ये सर मैं ये पूछ रहा था कि इसमें इंटीजर वैल्यूज हमने कहाँ से पुट की? ऐसे ही रैंडम मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया है दोनों के लिए, नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव के लिए, कि ये वाली जो आइडेंटिटी है वो ट्रू होती है, ये बताने के लिए ये जो आइडेंटिटी है तुम्हारे पास ये वाली, माइनस ऑफ एक्स का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है दैट इज एक्चुअली माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 1 इफ एक्स इज नॉट एन इंटीजर. तो इसको मैंने तुम्हें दिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने एक माइनस एक्स की जगह माइनस 2.7 भी ले लिया और एक जगह मैंने माइनस एक्स को 3.2 भी ले लिया. Is it okay? यस. सबको क्लियर है? सर ओके, तो अब हम लोग आगे का थोड़ा पढ़ लेते हैं आज. सम ऑफ डिटर्मिनेंट्स, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, सम ऑफ डिटर्मिनेंट्स. तो सम ऑफ डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है कि हम डिटर्मिनेंट्स का तभी सम कर सकते हैं, एक तो ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए, दूसरा एक रो या एक कॉलम अलग होना चाहिए. जैसे मान लो कि ये A1 A2 A3 फर्स्ट कॉलम है, B1 B2 B3 सेकंड कॉलम है, C1 C2 C3 थर्ड कॉलम है, और एक और डिटर्मिनेंट है डेल्टा 2, इसमें हमने ले लिया D1 D2 D3, और बाकी दोनों कॉलम वही पिछला वाला है, B1 B2 B3 C1 C2 C3. तो अगर हम डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 करते हैं तो क्या होगा कि जो कॉलम, यहाँ पे कॉलम है, कहीं पे रो भी हो सकता है, तो जो कॉलम सेम है उनमें कुछ नहीं होगा, वो वैसे ही के वैसे ही लिखे जाएंगे, और जो कॉलम अलग हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऐड हो जाएंगे, A1 प्लस B1 A2 प्लस D2 A3 प्लस D3 लाइक दिस. तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मान लो तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, if determinant delta is equal to 2 to the power k minus 1, 2 into 3 to the power k minus 1, 3 into 4 to the power k minus 1, x y z, 2 to the power n minus 1, 3 to the power n minus 1, 4 to the power n minus 1. तो यहाँ पर प्रूफ दैट करना है, सिग्मा ऑफ k इक्वल टू 1 to n ak इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है.
showing yes a is the element, a is the element नहीं, a is the determinant. तो ये ए डेल्टा है, डेल्टा सॉरी ए नहीं है, डेल्टा है. इसको डेल्टा के कह सकते हो. के इज द वेरिएबल. शुड वी डिस्कस? ट्राई कर लिया तुम लोगों ने? Yes. So we have sigma of delta k, k is equal to 1 to n. This is equal to, अगर हम इसको ऐसा समझे कि दिस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 सो ऑन टिल डेल्टा n, इसका एडिशन है. तो मैं लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये थोड़ा मेंटली तुम लोग सोच लो कि इन जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं इनमें जो k है वो वेरिएबल है. तो ये जो फर्स्ट कॉलम है दिस इज द वेरिएबल कॉलम. ठीक है, बाकी जो सेकेंड कॉलम है और जो थर्ड कॉलम है उसमें k का कोई रोल नहीं है, तो उसमें k लिखने की जरूरत नहीं है. तो हम फर्स्ट कॉलम को थ्रू आउट ऐड करते चले जाएंगे, सेकेंड और थर्ड कॉलम वैसे ही का वैसे ही मेंटेन रहेगा. और जब हम डिटर्मिनेंट ऐड कर रहे हैं तो मतलब क्या हो गया कि सिग्मा ऑफ 2 टू द पावर k माइनस 1 k इज इक्वल टू 1 टू n. फिर दूसरा जो है सिग्मा ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n.
2 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1, फिर उसके बाद हो गया सिग्मा ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n 3 इंटू 4 टू द पावर k माइनस 1, ये हो गया x y z, और ये हो गया 2 टू द पावर n माइनस 1, 3 टू द पावर n माइनस 1 और 4 टू द पावर n माइनस 1। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। इज दिस क्लियर? फर्स्ट कॉलम विल थ्रू आउट बी एडेड, अब तुम्हें ये पता है जीपी का सम क्या होता है, तो ये तीनों ही जीपी है एक्चुअली, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो तुम ये लिख सकते हो कि 2 to the power k minus 1 is starting from 2 to the power 0, मतलब 1, 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 till 2 to the power n minus 1। तो जो फॉर्मूला होता था a r to the power n minus 1 by r minus 1, जीपी का ये फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो 1 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, ये हो जाएगा। अगले वाले में 2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1 बाई 3 माइनस 1, राइट। और उसके बाद हो जाएगा 3 कांस्टेंट बाहर आएगा, 1 इंटू 4 टू द पावर n माइनस 1 बाई 4 माइनस 1, ये हो गया x, ये y हो गया, ये z हो गया। 2 टू द पावर n माइनस 1 है, ये 3 टू द पावर n माइनस 1 है, और ये 4 टू द पावर n माइनस 1 है। तो नेक्स्ट स्टेप विच इज द लास्ट स्टेप एक्चुअली, तो दिस विल बिकम इक्वल टू, ये 3 माइनस 1 2 बनेगा, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 है और ये भी 3 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 और ये 1 भी हट जाएगा। तो 2 टू द पावर n माइनस 1 हो गया, ये बचा 3 टू द पावर n माइनस 1, ये बचा 4 टू द पावर n माइनस 1, ये हो गया x y z, ये हो गया 2 टू द पावर n माइनस 1, ये हो गया 3 टू द पावर n माइनस 1, ये हो गया 4 टू द पावर n माइनस 1। तो अब क्या है कि यू कैन सी दैट द फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम आर आइडेंटिकल। तो अगर दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल होते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, सो दिस विल बिकम 0 व्हिच विल बी योर आंसर। डन। ओके गुड सक्षम। किसी को कोई इश्यू तो नहीं हुआ इसके, इसमें एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट्स का ये क्वेश्चन में? No. Okay, again. Now we have another question. This says if f of r is equal to determinant 2r plus 1 ncr 1, ये हो गया n स्क्वायर,
plus n plus 1 plus 2n plus 1, not n plus 1. टू टू द पावर n plus 1, ये हो जाएगा cos स्क्वायर ऑफ n स्क्वायर, ये हो जाएगा cos स्क्वायर n, ये हो जाएगा cos स्क्वायर ऑफ n plus 1. Zero is less than equal to r is less than equal to n. Then prove that sigma of fr r equal to 0 to n is equal to 0. तो यहाँ पर जो रो है फर्स्ट रो वो वेरिएबल है, एज यू कैन सी. इसको ट्राई करो एक बार. सर सर A11 में 2 मल्टीप्लाई में आर की या फिर पावर मल्टीप्लाई में. ओके सर. हो जाएगा तो बता देना. इसमें क्या हो रहा है ना कि अगर तुम सिग्मा लगाते हो, मतलब f1 f2 f0 f1 f2 fn तक ऐड करते हो, r इज इक्वल टू 0 to n, तो फर्स्ट रो इज द वेरिएबल रो, सेकेंड रो और थर्ड रो में r नहीं है, n है, कांस्टेंट है. तो यू विल एक्चुअली ऐड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो वन बाय वन. तो इस पे सिग्मा लगेगा, इस पे सिग्मा लगेगा, इस पे सिग्मा लगेगा. सिग्मा फ्रॉम r इक्वल टू 0 to n. Yes, Swayan, R1 and R2 will finally come out to be identical. तो क्या होगा कि 2r plus 1 पे जब तुम सिग्मा लगाओगे तो दैट इज एक्चुअली, मैं सब एलिमेंट का अलग अलग एडिशन पहले लिख लेता हूँ. तो जो A11 है उसका जो एडिशन आएगा 2r plus 1 का, r इक्वल टू 0 to n, ये हो जाएगा 2 सिग्मा ऑफ r प्लस सिग्मा ऑफ 1. ये हो जाएगा 2 sigma of r is actually n plus 1 plus sigma of 1 is n plus 1.
This is sigma of r is not n plus 1. Sigma of r is 1 0 plus 1 plus 2 plus 3 इस तरीके से कर रहे हैं ना, n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। जीरो जो है वो होल नंबर है, लेकिन जीरो का एडिशन से कुछ नहीं होता, प्लस सिग्मा ऑफ 1 विल बी n प्लस 1, सो दिस वुड बिकम n plus 1 common into n plus 1, this will be n plus 1 का whole square, which is actually n square plus 2n plus 1, तो ये आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसके बाद हम A12 अगर देखते हैं तो सिग्मा ऑफ NCR है, R इक्वल टू 0 टू n तक, ये क्या होगा NC0 प्लस NC1 सो ऑन टिल NCn, ये हो जाएगा 2 टू द पावर n, इसका सम हमें पता है 2 टू द पावर n होता है। A13 जो होगा सिग्मा ऑफ 1 होगा, सिग्मा ऑफ 1 अगर हम करेंगे फ्रॉम r इक्वल टू 0 टू n, तो ये n प्लस 1 होगा। तो बेसिकली इफ यू सी दैट द फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं और सेकेंड रो के जो एलिमेंट्स हैं वो करस्पॉन्डिंगली आइडेंटिकल मिल जाएगा, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। सर ये आपने रो 1 कॉलम 1 का जो एलिमेंट है उसका समेशन कैसे किया? रो 1 और कॉलम 1 का जो एलिमेंट है, इसका 2r प्लस 1 का सिग्मा लिया ना, तो 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, सिग्मा ऑफ r हो गया, और ये सिग्मा ऑफ 1 हो गया। r का सिग्मा कहाँ से है, 0 से लेके n तक है, ठीक है, तो फर्स्ट n होल नंबर्स कह सकते हो, उसका सम हमें पता है n इंटू n प्लस 1/2, और 1 का समेशन फ्रॉम 0 टू n अगर करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितनी बार कर रहे हैं हम लोग n प्लस 1 टाइम्स कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा n प्लस 1। सर लेकिन वो तो फंक्शन ऑफ r है ना, तो r ही की तो वैल्यू चेंज होगी। हाँ, तो r की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर जो r की वैल्यू आएगी वो एक बार 0 लोगे, फिर 1 लोगे, प्लस 2 लोगे, सो ऑन टिल n लोगे। यहाँ पर 1 है, तो कितनी बार 1 को ऐड किया गया, तो 1 1 1 n प्लस 1 टाइम्स ऐड किया गया। सर बट सर मैं कह रहा हूँ कि चेंज तो r की वैल्यू होगी और 1 के साथ तो r है ही नहीं। हाँ, तो इट इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का सिग्मा करते हैं तो क्या होगा, r इक्वल टू 0 टू n तक काउंटिंग करेंगे तो 1 1 1 1 जो कांस्टेंट उसी को तो ऐड करते जाएंगे ना। अरे भाई इतना सिंपल, ये कहाँ फंस गए तुम। अरे अगर दिया हुआ होगा, मान लो सिग्मा ऑफ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट है कोई c, और r इज इक्वल टू 0 टू 2 है मान लो, तो r इक्वल टू 0 के लिए भी c है, r इज इक्वल टू 1 के लिए भी c है, r इज इक्वल टू 2 के लिए भी c है, 3c हो गया। यस सर। क्लियर है ना सबको? सर यस। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट तो कांस्टेंट है, तब भी हमने उसको ऐड क्यों किया? ये चीज तो बताई मैंने यहाँ पे कि कांस्टेंट है तो 1 1 1 1 पूरा फर्स्ट रो ऐड हो रहा है ना, या तो कोई एक कॉलम ऐड होगा या तो कोई एक रो ऐड होगा, तो यहाँ पे एक रो पूरा ऐड हो रहा है, ठीक है, कांस्टेंट है फिर भी ऐड हो रहा है क्योंकि तुम उस रो को ऐड कर रहे हो। सर अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट वेरिएबल है तो हम क्या करें? नहीं, या तो पूरा एक कॉलम ऐड होता है थ्रू, या तो एक रो ऐड होता है, तो जो एक एलिमेंट वेरिएबल अगर है किसी एक जगह पे, तो उसके साथ या तो किसी कॉलम को पकड़ो या किसी रो को पकड़ो और उसको ऐड करते चलो। सर एक बार आप इसे रो 1 कॉलम वाले को AP से करके दिखा दो। AP से, हाँ AP से भी कर सकते हैं, AP से करोगे तो क्या आएगा, जैसे 2r प्लस 1 है तो r को 0 ले लोगे तो पहले 1 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, फिर 5 आएगा, इस तरीके से चलते चलते 2n प्लस 1 तक आएगा। तो ये एक
AP हो गया। इस AP का नंबर ऑफ टर्म्स है n+1, क्योंकि 0 से n तक जा रहे हैं ना, तो टोटल n+1 टर्म्स है। तो n+1 अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जो सम ऑफ द AP का फॉर्मूला होता है। तो n+1, और ये 2n+2 होगा, तो इसको n+1 ले सकते हो, 2 बाहर कॉमन लो लोगे और नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी n+1 का होल स्क्वायर ही आएगा। सर ये नंबर ऑफ टर्म्स आपने n+1 दे दिए। 0 से n तक कितने टर्म्स होंगे? ओके सर, गॉट इट, मैं 1 से करता हूँ। Is it clear to everyone? अगर 0 से 5 है तो टोटल टर्म्स में 6, r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 3, r इक्वल 4, r इक्वल टू 5, 6 टर्म्स हो जाएंगे। 1 से स्टार्ट करते हैं तब n होते हैं। सर इस AP की फर्स्ट टर्म तो 0 होगी। 1 होगी ना, कहाँ हो? 2r प्लस 1 है, r को 0 पुट करोगे तो 1 आएगा ना। ओ हाँ सर। तो AP से भी कर सकते हो, या फिर ये जो मैंने पहले बताया उससे भी कर सकते हो। सर A12 का एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? A12 का ये तो बायनोमियल का फॉर्मूला होता था ना, बायनोमियल का जो एक्सपेंशन होता था उसका फॉर्मूला होता था ना, NC0 से लेके NCN का जो सम होता है वो 2 टू द पावर n होता है। कैसे आता है बायनोमियल बताना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा मुझे। तो बायनोमियल का एक्सपेंशन इफ यू रिमेंबर इन क्लास 11th। सर वो मैंने चैप्टर पढ़ा है। अच्छा नहीं पढ़ा तब कैसे? 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन करोगे ना, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2 एक्स स्क्वायर सो ऑन टिल NCN x टू द पावर n। पढ़ लेना वो चैप्टर। और इसमें जब x को 1 पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 टू द पावर n, और राइट साइड में हो जाएगा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 टिल NCN। I'm erasing this now. Okay. Next we have is multiplication of determinants. तो मैट्रिक्स में तो ये होता है कि रो इनटू कॉलम होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में
तुम कुछ भी कर सकते हो, ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों डिटरमिनेंट का। रो इनटू रो भी कर सकते हो, फर्स्ट रो विद फर्स्ट रो, सेकंड रो विद सेकंड रो, थर्ड रो विद थर्ड रो, इस तरीके से कर सकते हो। और मतलब फर्स्ट रो विद फर्स्ट रो का मतलब ये हुआ कि जैसे ऐसे कर सकते हो कि दिस रो, ये 3 रोज होंगे ना यहाँ पे, मान लो 3x3 का ले रहे हैं, 3 रोज यहाँ पे होंगे, तो तुम कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, तुम किसी तरीके से भी कर सकते हो। यू कैन इधर टेक फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट रो एज द फर्स्ट एलिमेंट हियर, फिर फर्स्ट रो इनटू सेकंड रो, दैट विल बी द सेकंड एलिमेंट हियर, और फर्स्ट रो इनटू थर्ड रो, दैट विल बी द थर्ड एलिमेंट हियर। उसके बाद सेकंड रो पे आके फिर फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से करो तो उसके नीचे वाला रो बन जाएगा। इसी तरीके से थर्ड वाले को कर सकते हो। तो इस तरीके से सारे एलिमेंट्स तुम्हें मिल सकते हैं। तो रो इनटू रो भी कर सकते हो, रो इनटू कॉलम भी कर सकते हो, जो मैट्रिसेस में करते हैं हम लोग। मैट्रिसेस में बस रो इनटू कॉलम होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में तुम किसी तरीके से भी करोगे तो तुम्हारे पास सेम वैल्यू आएगी। कॉलम इनटू कॉलम भी कर सकते हो और कॉलम इनटू रो भी कर सकते हो। तो इसका कोई रीजन बता सकता है कि मैट्रिसेस में हम बस रो इनटू कॉलम करते थे, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में किसी भी तरीके से कर सकते हैं, तो ऐसा क्यों है? स्वयं का राइट इज अ नंबर, हाँ ठीक है, नंबर तो सही बात है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना कि किसी भी मैट्रिक्स को ले रहे हो, मान लो ए इज अ मैट्रिक्स, अगर तुम कोई भी मैट्रिक्स लेते हो ना, तो उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है उसका डिटर्मिनेंट और जो मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट सेम होता है। तो अगर तुम रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हो, मैट्रिक्स सेम नहीं होगा, ए ट्रांसपोज और ए ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, लेकिन ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होता है वो ए के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। तो इसीलिए तुम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो और तुम्हें वैल्यू वही मिलेगी। डिटर्मिनेंट अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज किया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। दिस प्रॉपर्टी वी स्टडीड। तो रो एंड कॉलम इंटरचेंज करने का क्या मतलब है? रो एंड कॉलम इंटरचेंज करने का मतलब ये है यू आर टेकिंग द ट्रांसपोज। सर हाँ सर एक एग्जांपल दूं? ओके, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 3 -1 2 4 7 -5 -2 3 1 डिटर्मिनेंट, ठीक है, और इसका ट्रांसपोज ले लो 3 4 -2 -1 7 3 2 -5 1। दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि हम मान लो एक्सपेंशन तो किसी भी रो या कॉलम का अबाउट हो सकता है ना। यहाँ पे हम लोग एक्सपेंशन जब करेंगे 3 -1 2 के अबाउट कर देते हैं, यहाँ पे 3 4 -2 के अबाउट कर देते हैं। किसी से भी कर सकते हैं, कॉलम से भी कर सकते हैं, करके देखो आंसर सेम आ जाएगा। नहीं सर, मैं वो मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन का तो यहीं से आया ना, ट्रांसपोज। जब कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है, अगर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है उसका जो डिटर्मिनेंट है और जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है ओरिजिनल मैट्रिक्स, दोनों अगर सेम होता है, यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर दोनों सेम होता है तो उस केस में ऑटोमेटिकली जब तुम दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो ए इंटू बी, तो तुम रो टू रो भी कर सकते हो, कॉलम टू रो भी कर सकते हो, कॉलम टू कॉलम भी कर सकते हो, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों सेम है।
तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, या तुम इसको ए रहने दो और ये बी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट कर दो, या फिर तुम ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले लो और ये बी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले लो। तो वो तो इंटरचेंज करने से रो कॉलम को डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज तो होती नहीं है। तो तुम कह सकते हो ना कि रो टू कॉलम, कॉलम टू रो, कॉलम टू कॉलम कैसे भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। लेकिन हम जनरली मैट्रिसेस वाला ही तरीका यहाँ पे अपनाते हैं, जनरली, हमेशा नहीं, कि रो इनटू कॉलम कर देते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से कर सकते हैं तो वही कर लेते हैं। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट होती है तो हम कोई भी कर सकते हैं। सर यहाँ पे भी वो कंडीशन होगी ना कि प्री मल्टीप्लाई का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लाई के रो नंबर सेम होने चाहिए। नहीं, इसमें मतलब इसमें ऐसी कोई वो नहीं है प्री मल्टीप्लाई, क्योंकि इट इज वैल्यू ना, तो वैल्यू को प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई करो ऐसा कुछ नहीं होता। डिटर्मिनेंट इज अ वैल्यू। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी लो, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए लो, इट इज सेम, इट इज कम्यूटेटिव। सर इनके ऑर्डर अलग भी। ऑर्डर अलग कैसे कर सकते हैं? और स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, डिटर्मिनेंट तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, तो n क्रॉस n का दोनों ही होगा। एक क्वेश्चन तुम्हें मैं देता हूँ, उससे थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन को लेके क्लियर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज तो याद होंगी ना तुम लोगों को। दिस इज कॉस ऑफ ए माइनस पी, कॉस ऑफ ए माइनस क्यू, कॉस ऑफ ए माइनस आर, cos of p minus p, cos of p minus q, cos of b minus r, cos of c minus p, cos of c minus q, cos of c minus r। इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताना है।
तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट से इसको तुम समझ सकते हो, काफ़ी आसानी से हो जाएगा, लेकिन इसको सोचना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर तुम ये दो डिटर्मिनेंट लेते हो, शुरू में तो प्रैक्टिस काफ़ी चाहिए होगी, फिर ये क्लिक होगा। मैं एक ले रहा हूँ कॉस ए साइन ए 0, कॉस बी साइन बी 0, कॉस सी साइन सी 0, और इधर मैं ले रहा हूँ कॉस पी कॉस क्यू 0, कॉस पी और इसको ले रहा हूँ साइन पी 0, कॉस क्यू साइन क्यू 0, कॉस आर साइन आर 0। तो ये दो डिटर्मिनेंट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं रो टू रो, ठीक है, रो टू रो, इसको फॉलो करते हुए अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या मिलता है। करो रो टू रो कॉल मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट रो, दैट विल बी द फर्स्ट A11 एलिमेंट, फर्स्ट रो विथ सेकेंड रो, फर्स्ट रो विथ थर्ड रो, तो पहले रो के सारे एलिमेंट्स मिल गए। इसी तरीके से सेकेंड रो पे आना पहले के, उसको तीनों रो से एक एक करके मल्टीप्लाई करना, फिर थर्ड रो पे पहले के आना, फिर तीनों से एक एक करके मल्टीप्लाई करना। हाँ स्वयं यही वाला आया है करेक्ट, और डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। बाकी लोग भी जल्दी रिस्पॉन्ड करो भाई। सर फर्स्ट रो वही आ रहा है। डन। तो अगर डन सबका आ रहा है, मैं एक बार कर देता हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट रो विथ फर्स्ट रो मैं कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस पी प्लस साइन ए साइन पी, फिर उसका फर्स्ट रो विथ सेकेंड रो करूँगा, तो कॉस बी कॉस क्यू, सॉरी फर्स्ट रो विथ सेकेंड रो कर रहे हैं, कॉस ए कॉस क्यू प्लस साइन ए साइन क्यू प्लस 0 इंटू 0। फिर थर्ड वाला जो एलिमेंट होगा, फर्स्ट रो विथ थर्ड रो, कॉस ए कॉस आर प्लस साइन ए साइन आर, और फिर 0 0 हो जाएगा।
इसी तरीके से सेकेंड रो फर्स्ट रो कैसे करेंगे, cos p प्लस sin p प्लस 0 इंटू 0। फिर सेकेंड रो से करेंगे तो cos b cos q प्लस sin b sin q। सेकेंड रो विथ थर्ड रो करेंगे तो cos p cos r प्लस sin b sin r। थर्ड रो विथ फर्स्ट रो करेंगे cos c cos p प्लस sin c sin p। फिर cos c cos q प्लस sin c sin q, बाकी 0 इंटू 0 है। फिर उसके बाद cos c cos r प्लस sin c sin r। तो एक्चुअली मैं यहीं पे लिखता चला जाता हूँ। ये आइडेंटिटी किसकी आइडेंटिटी है, cos a cos b प्लस sin a sin b इज cos ऑफ a माइनस b। ये बन जाएगा cos ऑफ a माइनस p, ये बन जाएगा cos ऑफ a माइनस q, ये बन जाएगा cos ऑफ a माइनस r। ऐसे नीचे के भी सारे बन जाएंगे, तो तुम्हें वही वाला मिल जाएगा जो लेके तुम चले थे। हाँ स्वयं जो तुमने लिखा है सही लिखा है। तो ये हो गया। तो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स को हम दो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन में दिखाएं। अब उसके बाद ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इसका एक कॉलम पूरा 0 है, और ये जो डिटर्मिनेंट है इसका भी एक कॉलम पूरा 0 है। तो दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, तो 0 इंटू 0, तो आंसर विल बी 0। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन ना। Yes. डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास मान लो एक डिटर्मिनेंट है जो x का फंक्शन है सब, f1x f2x f3x g1x g2x g3x h1x h2x h3x। तो इसको डिफरेंशिएट करना है तो एक तो यह है कि तुम पूरा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, जो आएगा फंक्शन फाइनली उसको डिफरेंशिएट करो। दूसरा अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में ही डिफरेंशिएट करना है तो हम पहले रो को या पहले कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये हमने फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया है, और बाकी दोनों रो जो है वो वैसे ही रहने दिया है। प्लस उसके बाद मैंने क्या किया कि फर्स्ट रो और थर्ड रो वैसे ही रहने दिया है, और सेकेंड रो डिफरेंशिएट कर दिया। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट रो और सेकेंड रो को वैसे ही रहने दे रहे हैं।
ठीक है, तो ये कॉलम में भी कर सकते थे, फर्स्ट कॉलम डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड थर्ड रहने देते हैं, फिर सेकंड कॉलम करते हैं, फिर थर्ड कॉलम करते हैं। हो गया सर। हो गया, ओके। डन। तो अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं देता हूं तुमको। इफ अल्फा बी a repeated root of a quadratic equation fx equal to 0 and ax dx cx be polynomials of degrees 3, 4 and 5 respectively, then show that determinant ax bx cx a alpha b alpha c alpha a dash alpha b dash alpha c dash alpha is divisible by fx where dash denotes the derivatives. स्वयं फैक्टर थ्योरम की जरूरत शायद ना पड़े। सर रिपीटेड रूट क्या होता है? रिपीटेड रूट मतलब उस फंक्शन का भी रूट है और उसके डेरिवेटिव का भी रूट है। जैसे इट शुड बी लाइक दिस कि ये जो है ना fx, दिस fx इज एक्चुअली, ये जो है fx इक्वल टू 0,
तो ये जो quadratic है, it is a quadratic equation with alpha as repeated root. So fx will be of the form some constant into x minus alpha होल स्क्वायर। ये इस तरह का फंक्शन है, क्वाड्रेटिक है जिसके अल्फा रिपीटेड रूट्स है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं ना, अगर दोनों रिपीटेड हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मतलब इज दिस क्लियर? सर ये के Yes, एक्स ये माइनस अल्फा स्क्वायर सम, क्या? सर ये के एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर क्यों? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमें जो fx चाहिए वो एक क्वाड्रेटिक चाहिए और अल्फा जो है उसका रिपीटेड रूट है। तो क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री का चाहिए और रिपीटेड रूट अल्फा है, तो दोनों रूट्स उसके अल्फा हैं, इसीलिए के इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर हो गया। क्वाड्रेटिक ऐसे अगर लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं, के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 डिफरेंट रूट्स। लेकिन अगर रिपीटेड रूट है तो दोनों अल्फा अल्फा है, तो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। यस सर। सर के कोई कांस्टेंट है ना? हाँ, के कोई कांस्टेंट। तो इसमें ये तुम्हें करना होगा कि ये जो तुम्हारे पास है डिटर्मिनेंट, दिस इज डिटर्मिनेंट इन द वेरिएबल x, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट अगर करते हैं, देखो दोनों रिपीटेड रूट का मतलब क्या होगा कि अल्फा भी इसका रूट होना चाहिए और इसके डेरिवेटिव का भी रूट होना चाहिए। रिपीटेड रूट का दूसरा मतलब ये भी होता है ना, जैसे x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर है, तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अगर तुम ले रहे हो, ठीक है, k इंटू एक्स माइनस अल्फा, तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो 2k इंटू एक्स माइनस अल्फा, इसका भी रूट अल्फा होगा। तो ओरिजिनल फंक्शन जो है उसका रूट भी अल्फा है और उसका जो डेरिवेटिव है उसका रूट भी अल्फा है, उस पर भी 0 हो जाएगा। तो रिपीटेड रूट का दूसरा अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि उस फंक्शन का और उसके डेरिवेटिव का दोनों का वो रूट होता है, इसलिए उसको रिपीटेड रूट बोलते हैं। तो बेसिकली अगर हम यहाँ डेल्टा एक्स देखें तो जो डेल्टा अल्फा है, अगर हम एक्स की जगह अल्फा पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ए अल्फा, बी अल्फा, सी अल्फा, और ये हो जाएगा ए अल्फा, बी अल्फा, सी अल्फा, और नीचे हो जाएगा ए डैश अल्फा, बी डैश अल्फा, सी डैश अल्फा।
और ये डेल्टा अल्फा हो गया, ठीक है। और डेल्टा डैश एक्स अगर निकालते हैं हम लोग, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, ए डैश एक्स बी डैश एक्स, क्योंकि सेकेंड रो और थर्ड रो इज कांस्टेंट, तो उसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो जीरो आएगा, तो वो दोनों टर्म को ऐड नहीं कर रहा हूं मैं। ये हो जाएगा ए अल्फा बी अल्फा सी अल्फा, और ये हो जाएगा ए डैश अल्फा बी डैश अल्फा सी डैश अल्फा। अब डेल्टा डैश एक्स में एक्स की जगह अगर मैं अल्फा डाल दूं, डेल्टा ऑफ अल्फा, तो क्या मिलेगा, जस्ट सी, ये हो जाएगा ए डैश ऑफ अल्फा, ये हो जाएगा बी डैश ऑफ अल्फा, ये हो जाएगा सी डैश ऑफ अल्फा, फिर हो जाएगा ए अल्फा बी अल्फा सी अल्फा, फिर हो जाएगा ए डैश ऑफ अल्फा बी डैश ऑफ अल्फा सी डैश ऑफ अल्फा। तो ये डेल्टा अल्फा जो है, डेल्टा डैश अल्फा, तो इसका फर्स्ट रो थर्ड रो सेम है, तो ये भी जीरो हो गया और ये वाला भी जीरो, क्योंकि फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम है, तो मतलब डेल्टा अल्फा भी जीरो है, डेल्टा डैश अल्फा भी जीरो है। तो हम कह सकते हैं अल्फा इज रिपीटेड रूट ऑफ डेल्टा एक्स। तो इसका मतलब हमें ये मिल गया कि जो एफ एक्स है वो भी रिपीटेड रूट ऑफ अल्फा है, और जो डेल्टा एक्स है वो भी अल्फा इज रिपीटेड रूट ऑफ डेल्टा एक्स। तो एफ एक्स को, ये एफ एक्स से इसको तुम डिवाइड कर सकते हो, इट इज डिविजिबल बाई एफ एक्स, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाई एफ एक्स। ये बात समझ लेना, बहुत सिंपल सा अप्रोच है, ठीक है, लेकिन कैसे लिंक किया गया है वो इंपॉर्टेंट है, उसकी लिंकिंग समझनी है। Is this clear to everyone? सर ये सर सेकंड रो और थर्ड रो का जो डेरिवेटिव है वो तो जीरो आ जाएगा ना? सेकेंड रो और थर्ड रो का डेरिवेटिव जीरो होगा, इसीलिए हमने बाकी टर्म्स ऐड नहीं किए। यस सर। हाँ, फैक्टर थ्योरम से कह रहे हैं स्वयं, ठीक है। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स देखेंगे, स्पेशल डिटर्मिनेंट्स और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वो भी देखेंगे। टिल देन, थैंक यू एवरीवन। Anyone having any doubt? Yeah. हाँ, स्वयं जो तुम कह रहे हो ना वो बहुत लेंदी मेथड होगा, वैसे नहीं कर सकते। सर हाँ हर्षित, सर जो ये डिग्रीज दे रखी 3 4 5 इनका कोई रोल नहीं है? इनका रोल ये है कि कम से कम क्वाड्रेटिक तो है ही ना, उससे हायर डिग्री है। मतलब इसका रोल ये है कि अगर तुम इस पॉलिनोमियल को खोलते हो तो ये मोर देन 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ग्रेटर देन 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। हो सकता है कि 3 डिग्री का हो, 4 डिग्री का हो, 5 डिग्री का हो। तो इसीलिए कम से कम x माइनस अल्फा होल स्क्वायर तो उसमें प्रेजेंट है ही, उसके अलावा और कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है।
ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम थैंक्स सर। वेलकम। सर हाँ स्वयं बोलो। सर आपको मैसेज किया था इस चैट बॉक्स में। सॉरी, डाउट कोई मैसेज की व्हाट्सएप पे? नहीं सर, मतलब ऑड एंड इवन एक्सटेंशन ऑफ फंक्शन का क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है सर? वो सर बट ऑड एंड इवन एक्सटेंशन तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, कहाँ पढ़ रहे हो? इंगेज में था। किसमें? सिंगेज में? उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो अच्छा, नहीं है ओके, सिलेबस में। थैंक यू सर। ओके।